मैं घोषणा करता हूं, हम लोग विश्व के भूगोल के, या यूं कहिए कि संपूर्ण भूगोल के अंतिम कक्षा की कड़ी में भूगोल के कुल 3 भाग प्रीवियस डे आप लोग को पढ़ाया गया था। भारत का भूगोल जो समाप्त हो चुके हैं, दूसरा भौतिक भूगोल, उसकी भी समाप्ति की जा चुकी है, और तीसरा है विश्व का भूगोल, जिसका एक भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग, एशिया का भूगोल के ऊपर संपूर्णता से कंप्लीट कक्षा में 3 घंटे की कक्षा में प्रकाश डाला गया। जो सबसे बड़ा महादेश है, चूंकि 53 से अधिक देश है तो सबसे बड़ा महादेश है, और दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और भूगोल को ठीक हम उसी तरह से पढ़ेंगे। कमीशन में भूगोल पढ़ने का जो संदर्भ होता है वो ये एंगल होता है, और जनरल परीक्षा में जो भूगोल पढ़ने का जो ट्रेंड होता है वो हम लोग तथ्य के दृष्टि से उसको देखते हैं, 10, 20, 25 तथ्यों के साथ। तथ्य तो इसमें भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैपिंग बेस्ड अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम लोग अफ्रीका महादेश को देखेंगे। अफ्रीका महादेश गोंडवाना लैंड का, इसका परिचय में देखिएगा तो यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और इस महाद्वीप के चारों ओर ज्वालामुखी द्वीप का विकास हुआ। यहीं से हम अपनी बातों का आरंभ करना चाहेंगे। तो लिखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप काला और अंध महाद्वीप, कॉमा करके लिखेंगे, काला और अंध महाद्वीप के रूप में चर्चित अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, और इस महाद्वीप के चारों ओर ज्वालामुखी का द्वीप था, और इस महाद्वीप के चारों ओर ज्वालामुखी द्वीप का विकास हुआ। ज्वालामुखी द्वीप का विकास हुआ। सुन लीजिए, इसको लिखना है। और जितने ज्वालामुखी द्वीप हैं, जैसे सेंट हेलेना काफी चर्चित, और जितने ज्वालामुखी द्वीप हैं ये सब यूरोपियन शक्तियों ने, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगीज इत्यादि ने इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था पूर्व के समय में। अब उसमें कुछ महाद्वीप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे उसमें सेंट हेलेना को भी मैंने चिन्हित किया। सेंट हेलेना को चिन्हित क्यों किया? क्योंकि सेंट हेलेना में नेपोलियन को रखा गया था, और सेंट हेलेना द्वीप पर एक समय में ब्रिटेन का नियंत्रण था। तो ये जितने द्वीप हैं उस पर यूरोपियन कब्जा था। जैसे सिसिली ब्रिटेन के कब्जे में था, रियूनियन फ्रांस के कब्जे में था। सेंट हेलेना, आपकी परीक्षा के दृष्टि से सेंट हेलेना को ध्यान में रखिए, लिखेंगे जैसे सेंट हेलेना ब्रिटेन के कब्जे में था। सेंट हेलेना ब्रिटेन के कब्जे में था, और यही नेपोलियन को रखा गया था, और यही नेपोलियन को रखा गया था।
और यही नेपोलियन को रखा गया था। ठीक है, यही नेपोलियन को रखा गया था। ओके, और कोई द्वीप नहीं भी लिखेंगे क्या नाम का लिख लीजिए, जैसे सिसिली, ब्रिटेन, है अफ्रीका में, नियंत्रण किसका था? ब्रिटेन का। सिसिली ब्रिटेन, कनारी स्पेन, कनारी स्पेन के नियंत्रण में था, कनारी स्पेन के नियंत्रण में था, कैनारी स्पेन के नियंत्रण में था, कैनारी स्पेन के नियंत्रण में था। नोट, सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। सिनाई प्रायद्वीप एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। ये सिनाई प्रायद्वीप पर नजर रखेंगे कि सिनाई प्रायद्वीप किसको जोड़ता है? तो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। ठीक है, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। चलिए नोट में एक और लिख देंगे, एशिया और अफ्रीका को लाल सागर अलग करता है। एशिया और अफ्रीका को लाल सागर अलग करता है। लाल सागर अलग करता है। एशिया और अफ्रीका को लाल सागर अलग करता है। अलग करता है। तीसरा, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप को दो भागों में अलग करती है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप को दो भागों में अलग करती है। दो भागों में अलग करती है। ठीक है, अलग करती है। ये सब अफ्रीका का परिचय में आएगा। ये सब किस में आएगा? अफ्रीका के परिचय में आएगा। इसको हम बूस्टर फैक्ट में लिखेंगे, जिब्राल्टर जल संधि। अब इस क्रम में आइए कि हमारा जो अफ्रीका है उसमें विभिन्न देश, विभिन्न भाग हैं। एक भाग है पश्चिमी अफ्रीका। ठीक है, उस पश्चिमी अफ्रीका के तहत सबसे इंपॉर्टेंट है ये आइवरी कोस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लिखेंगे अफ्रीका महादेश को, अफ्रीका महादेश को कई भागों में बांटकर देखा जा सकता है। कई भागों में बांटकर देखा जा सकता है। कई भागों में बांटकर देखा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है और उसका नाम है पश्चिम अफ्रीका। पश्चिम अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका में लिख देंगे इस तट पर या इस क्षेत्र में आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट या घाना या गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट या घाना एवं गोल्ड कोस्ट, इस पर टिक लगाइएगा। घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट, टिक लगा दीजिए। घाना या गोल्ड कोस्ट। याद रखिएगा कि घाना तो गोल्ड के लिए है ही, आइवरी कोस्ट चॉकलेट के लिए, कॉफी के लिए, इन सब के लिए जाना जाता है। ठीक है कि नहीं? कल बताए थे आपको, परसों मलेशिया, परसों या तरसों जो भी था, मलेशिया बताए थे ना। और मलेशिया किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध था? टीन के लिए। और आज पेपर में कल, हाँ आज
कल के न्यूज में था कि मलेशिया का जो कैंडी का खान है वो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चर्चित हो गया है। तो देखो, और कैंडी का खान किस लिए प्रसिद्ध है? कैंडी का खान टीन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया दो चीजों के लिए लिखाए थे ना, मलेशिया रबर और टीन के लिए जाना जाता है। तो कैंडी का खान जो लिखाए नहीं थे, लेकिन मलेशिया का एक ही खान है ही, कैंडी। और यही होता है समसामयिक ज्योग्राफी, कि यदि पेपर पढ़ने की आदत रहे और वो कमीशन उन्मुखी फैक्ट हो गया, हिंदू पेपर ने उसको कवरेज किया है, तो स्वाभाविक है कि जब भी ऐसे तथ्य को बड़े समाचार पत्र कवरेज कर ले, और हिंदी समाचार पत्र में तो ऐसे तथ्य का कहीं चर्चा भी नहीं होता है, अंग्रेजी समाचार पत्रों में होता है, तो वो आपके लिए कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि मलेशिया का कैंडी का क्षेत्र निम्नलिखित में से, आज यूट्यूब लाइव में उसको समान अध्ययन का 75 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है करीब, उसमें डाले भी हैं हम उसको, कि मलेशिया का कैंडी का क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो जिसको याद रह गया, या यदि नहीं भी याद रहेगा तो तुक्का मार सकता है, पर यदि उसको कॉमन सेंस रहेगा तो, क्योंकि मलेशिया जाना ही जाता है किस लिए? टीन और रबर के लिए। तो रबर जब भी खान है तो रबर तो नहीं होगा, रबर खान में तो पाया नहीं जाएगा, रबर तो बगान में पाया जाएगा, और खान में क्या पाया जाएगा? कोई खनिज। तो कौन सा खनिज? तो टीन। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। तो आइवरी कोस्ट और गोल्ड कोस्ट, ये गोल्ड कोस्ट ही जो है ये घाना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट। फिर आईएएस बनना चाहिए तो ये सब उस पर तो सब चीज याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आपका जो पूर्वी अफ्रीका है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम अफ्रीका था, तो लिखिएगा पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका क्या है? लिखेंगे पूर्वी अफ्रीका विक्टोरिया झील के आसपास है। पूर्वी अफ्रीका विक्टोरिया झील के आसपास है, जहां सवाना जलवायु मिलती है, जहां सवाना जलवायु मिलती है। सवाना जलवायु मिलती है, सवाना जलवायु मिलती है, और इसे शिकारियों का देश कहते हैं, और इसे शिकारियों का देश कहते हैं। इसे शिकारियों का देश कहते हैं। इसे शिकारियों का देश कहते हैं। कौन सा देश कहते हैं इसे? शिकारियों का देश कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पूर्वी अफ्रीका में कौन सा देश है? 3 देश है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। कौन कौन देश है? केन्या, इसमें लिखा भी होगा, केन्या, तंजानिया और युगांडा। केन्या, तंजानिया और युगांडा। हाँ, पूर्वी अफ्रीका देश 3 देश हैं जो विक्टोरिया झील के आसपास हैं, और यह प्रदेश जलवायु सवाना जलवायु मिलती हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों को, ऐसे देशों को शिकारियों का देश कहते हैं, जैसे केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो लिखेंगे केन्या, तंजानिया और युगांडा। केन्या, तंजानिया और युगांडा कौन से 3 देश हैं? कहां है ये? पूर्वी अफ्रीका में। तो शिकारियों का देश कौन सा है जो कहां है? विक्टोरिया झील के आसपास। सवाना जलवायु है तो आसानी है। एक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हिंदी में उसको कहते हैं अफ्रीका का श्रृंग, और ये अफ्रीका का श्रृंग जो है काफी पिछड़ा है ये। ठीक है, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है, और इसमें जो मुख्य देश हैं, इथोपिया, जिसको एक समय में अदीस अबाबा कहते थे, जिसकी राजधानी क्या है? अदीस अबाबा। और इसका ये जो प्रसिद्ध है वो हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले लिखिए, उत्तर पूर्वी अफ्रीका का प्रदेश अफ्रीका श्रृंग के रूप में जाना जाता है।
अफ्रीका श्रृंग के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका श्रृंग के रूप में जाना जाता है, जिसमें 4 देश हैं, जिनमें 4 देश हैं और अत्यधिक गरीबी है, और इन चारों देशों में अत्यधिक गरीबी है, अत्यधिक गरीबी है। इन चारों देशों में अत्यधिक गरीबी है, अत्यधिक गरीबी है। जैसे कौन कौन से देश हैं? इथोपिया, इथोपिया का पुराना नाम क्या था? अबिसिनिया, ब्रैकेट में लिख दीजिए अबिसिनिया। इथोपिया या अबिसिनिया, अबिसिनिया। उसके ब्रैकेट में लिखिए लैंड लॉक्ड कंट्री है। इथोपिया क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल रुद्र देश है। उसमें मत देखो, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। स्थल रुद्र देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इसकी राजधानी अदिस अबाबा है, जो हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी दांत के लिए। इथोपिया के बाद है सोमालिया, सोमालिया के बाद है जिबूती, और जिबूती के बाद है इरिट्रिया। यही 4 देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत। तो पूछेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, टफ करेगा तो पूछेगा कौन सा देश समूह है? तो समूह कौन है? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। हल्का रहेगा तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं है? दे देगा सोमालिया, केन्या, जिबूती, इरिट्रिया। क्या मारिएगा? केन्या। क्या मारिएगा? केन्या। शिकारियों का देश, खत्म हो गए। केन्या, तंजानिया, युगांडा, ये आपका क्या है? ये शिकारियों का देश, क्योंकि यहाँ की जलवायु सवाना है तो शिकार करने में आसानी है। आगे लिखिएगा कि हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन सा देश है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 देश है। पहला इथोपिया, दूसरा सोमालिया, मोगादिशु इसकी राजधानी है, समय समय पे चर्चा में रहती है, और तीसरा है जिबूती, और चौथा है इरिट्रिया। यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यही क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। सिंगल लाइन दिया तो सिंगल लाइन, डबल लाइन दिया जैसा देगा उस तरह से उसको याद रह जाएगा, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। नहीं याद रहेगा तो कठिनाई ही कठिनाई है। नेक्स्ट, याद रखिएगा कि अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा भी, विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। तो लिखिए, भूलेंगे नहीं कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों समानांतर रेखा गुजरती है। तीनों समानांतर रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा, और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा। सबसे पहले विषुवत रेखा लिख लीजिए, क्योंकि विषुवत रेखा 20 से होकर गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा 20 से होकर गुजरती है, बीचों बीच। सबसे पहले लिखिए गेबोन, कांगो, विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश। विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश, विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश हैं गेबोन, गेबोन, गेबोन,
दूसरा है कांगो, कांगो, दूसरा है कांगो, तीसरा है जाइरे, जाइरे, तीसरा है जाइरे, चौथा युगांडा, युगांडा, और पांचवा है केन्या। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। उसको जाकर मैप में देख करके याद करो, विषुवत रेखा। फिर कर्क रेखा से गुजरने वाले कौन से देश हैं? सब पढ़ा हुआ है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, और कर्क रेखा से कौन से देश गुजरते हैं? तो लिखेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले देश हैं माली, अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया और लीबिया, और लीबिया, और लीबिया, और लीबिया, और भी है लेकिन वो सब छोड़ो। ये 3 देश याद रखना, क्योंकि हो सकता है कभी दे दे कि अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा से नहीं गुजरता है? ए युगांडा, 2 जाइरे, 3 माली, 4 केन्या। क्या मारिएगा? माली। याद रहेगा कि माली, अल्जीरिया, लीबिया, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, ये तीनों देश कर्क रेखा से होकर गुजरता है। कौन कौन? माली, लीबिया, अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। ठीक है कि नहीं? इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। आपकी परीक्षा में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम ओपन टेस्ट भी आपका ले रहे हैं, उसमें भी मैं दिया हूं कि निम्नलिखित में से कौन से राजधानी के संदर्भ में असुमेलित पर विचार करें। नहीं दीजिएगा तो अपने समझिएगा। हमारा जो काम है वो हम कर दे रहे हैं, आपका जो काम है वो आपको करना है। समय कैसे निकले, क्या निकले, वो सब तो आपको निकालना है। इसी क्रम में हमें यह बताना है कि मकर रेखा से गुजरने वाले कौन से देश हैं। तो लिखिएगा मकर रेखा से गुजरने वाले देश, मकर रेखा से गुजरने वाले देश। नाम्बिया, बोत्सवाना, नाम्बिया, बोत्सवाना, नाम्बिया, बोत्सवाना। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये पांचों मकर रेखा से गुजरने वाली अफ्रीकन महादेश का देश है। यही 3 ऐसे भी याद रहेगा कि कौन सा ऐसा महादेश है या महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? पहला विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा तो 3 ही 4 कंट्री से होकर गुजरती है, तो थोड़ा आसान है। कोई 1-2 भी याद कर लीजिएगा तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से परिचय के भाग में उत्तर पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका, इन सबको आपने देखा। अब आता है अफ्रीका का पर्वत। अफ्रीका को हम जानते हैं मरुस्थल के कारण, नदियों के कारण, झील के कारण, पर्वतों के कारण, बड़े प्राकृतिक संसाधनों के कारण, हम प्राकृतिक जो भी विधा है उसके कारण और संसाधनों के कारण हम याद रखते हैं। फिर भी वो कैसा महाद्वीप है? अपने पिछड़ेपन के कारण ही उसको डार्क कंटिनेंट कहते हैं। अपने पिछड़ेपन के कारण ही उसको किस कंटिनेंट के रूप में जानते हैं? अभी लिखे ना, अंध महाद्वीप। ठीक है कि नहीं? क्योंकि सभी महाद्वीपों में सबसे पिछड़ा है यदि कोई, तो कौन सा महाद्वीप है? वो अफ्रीका महाद्वीप है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि अब अफ्रीका के पर्वत को लिखेंगे अफ्रीका का पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत हैं एटलस पर्वत। एटलस पर्वत मोरक्को में है,
मोरक्को में है, नवीन मोरदार का उदाहरण है। नवीन मोरदार का उदाहरण है। नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण है। कौन कौन? ठीक है। दूसरा किलीमंजारो। किलीमंजारो, किलीमंजारो पर्वत केन्या और तंजानिया के बीच है। किलीमंजारो केन्या और तंजानिया के बीच है। 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 ठीक है। और किस पर्वत का उदाहरण है ये ज्वालामुखी पर्वत है। किलीमंजारो कैसा है, पढ़े है ना पर्वत, सब तो सब पढ़ लिए हैं। अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मोरदार सब पढ़े है ना भाई। तो इसमें ये किलीमंजारो कैसा पर्वत था, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, तो लिखिएगा यह ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। यह ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। यह ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। और नेक्स्ट है ड्रेकेंसबर्ग। ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग। यह अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है जो दक्षिण अफ्रीका में है। यह अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है जो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है। जो कहां है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये आपका अफ्रीका का महत्वपूर्ण पर्वत कौन कौन से हैं? एटलस, किलीमंजारो, ड्रेकेंसबर्ग। कौन से देश में है, किस तरह के उदाहरण है, ध्यान रखिए। अब अफ्रीका को हम लोग जानते हैं मरुस्थल के लिए, और अफ्रीका में प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? सहारा, नूबियन, कालाहारी। ये सारे मरुस्थल किस जगह पे हैं? महाद्वीपीय पठार अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग महाद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इसके पहले अफ्रीका को हम लोग अबिसिनिया के पठार के रूप में जानते थे। और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो उष्णकटिबंधीय है, और यहाँ मरुस्थल की क्या है? संख्या अधिक है। हमारे यहाँ क्या है? दक्षिण एशिया का ही एकमात्र मरुस्थल है थार, और जो भारत से लेकर पाकिस्तान तक विस्तारित है। थार मरुस्थल कहां से कहां तक है? भारत से लेकर पाकिस्तान तक है, लेकिन यहां मरुस्थल अधिक है। विश्व का ही सबसे बड़ा मरुस्थल आपका अफ्रीका सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। यह विश्व का ही सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो लिख देंगे अफ्रीका का मरुस्थल। सबसे पहला लिखिए सहारा, उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका में है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 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 इस मरुस्थल के निकट घास को साहेल के नाम से जाना जाता है। इसे लिखेंगे, इस मरुस्थल के निकट घास को साहेल के नाम से जाना जाता है। इस मरुस्थल के निकट घास को साहेल के नाम से जाना जाता है। साहेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो सहारा सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सहारा सबसे महत्वपूर्ण है।
सहारा के बाद है कालाहारी सबसे महत्वपूर्ण, तो लिखेंगे कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। बोत्सवाना में स्थित है। बोत्सवाना में स्थित है। जबकि नूबियन मरुस्थल सूडान और मिस्र में। जबकि नूबियन मरुस्थल सूडान और मिस्र में। नूबियन मरुस्थल सूडान और मिस्र में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अफ्रीका का झील। अब लिखिए अफ्रीका का झील। अफ्रीका का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील विक्टोरिया झील है। अफ्रीका का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा झील है? विक्टोरिया झील है। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील विक्टोरिया झील है। और अन्य झीलों में एडवर्ड झील, तंजानिया झील, एडवर्ड झील, तंजानिया झील इत्यादि इत्यादि उल्लेखनीय है। कौन है? लेकिन अफ्रीका को हम जानते हैं मरुस्थल, मरुस्थल के साथ झील, पर्वत और नदी। और नदियों की कड़ी में यदि नील नहीं पढ़े, जायरे नहीं पढ़े, तो फिर आप कौन सा नदी पढ़े? तो नील तो ऐसे भी पढ़ना है क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेजन सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण अमेरिका में है। तो पहले तो नील का दर्शन कर ले, तो लिखेंगे अफ्रीका की प्रमुख नदी नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण नदी नील नदी है। टिक लगा लीजिए, पूछेगा। ये ज्योग्राफी भी है और मिसलेनियस भी है। नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह विक्टोरिया झील से निकलती है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है। इसे सफेद नील भी कहते हैं। इसे इसे सफेद नील भी कहते हैं। किसे? इसे सफेद नील भी कहते हैं। इसकी दूसरी शाखा देखिएगा, इसकी दूसरी शाखा किसकी? नील नदी की दूसरी शाखा ताना झील से निकलती है। ताना झील से निकलती है जिसे ब्लू नील कहते हैं। ताना झील से निकलती है जिसे ब्लू झील कहते हैं। जिसे ब्लू झील कहते हैं। ब्लू नील झील नहीं, ब्लू नील कहते हैं। एक को सफेद कहेंगे, जो विक्टोरिया से निकलेगा उसको सफेद, और जो ताना से निकलेगा उसको ब्लू। तो दोनों अंडरलाइन कर लेना। और ये नदी गिरती कहाँ है? निकलती भले ही विक्टोरिया से, और ब्लू शाखा निकलती है ताना से, लेकिन गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में। गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में। तो लिखेंगे यह भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में गिरती है।
नील नदी के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा बसा है। नील नदी के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा बसा है। और एक समय में इतिहास में सुनते होंगे कि मिस्र नील नदी की देन है। मिस्र नील नदी की देन है, सीधे लिखो ना, काहिरा बसा है। काहिरा शहर है जो नील नदी के किनारे ही बसा है। और नील नदी पर मिस्र में एक बहुत बड़ा डैम है और उस डैम का नाम है आसवान डैम। उस डैम का क्या नाम है? तो लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि नील नदी पर मिस्र में, नील नदी पर मिस्र में, नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध बसा है। आसवान बांध बसा है। आसवान बांध बसा है। अब आपको अलग से नील नदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। जितना नील में बता दिए उतना पच जाए, ठीक है कि नहीं, वही अपने आप में क्या है, काफी है। इसके अलावा नील नदी के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, और उस नदी का नाम है जायरे। जब भारत की नदी पर आ रहे थे तो उस समय भी इसकी मैं चर्चा किया था, लेकिन चूंकि आप लोग महान हैं तो स्वाभाविक है कि 24 घंटा से ज्यादा आप उसको प्रिजर्व करके नहीं रख पाते हैं। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो लिखिएगा जायरे। जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, पूरब से पश्चिम बहती है, पूरब से पश्चिम बैठती है, ठीक है। और सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता रखता है। और सबसे अधिक जल विद्युत की क्षमता रखता है, जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखता है। और सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखता है। उत्पादन करने की क्षमता रखता है। कौन रखता है? कौन रखता है? जायरे। जायरे में एक भौगोलिक आकृति पाई जाती है जिसका नाम है जायरे नदी से जुड़ा छिप्रिका। आप पूछिए कि सर छिप्रिका क्या होता है? छिप्रिका, छिप्रिका होता है कि जलप्रपात की श्रृंखला, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, तो वाटरफॉल की एक श्रृंखला जब होती है, एक सीरीज में होती है 4 5 6 7, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग छिप्रिका कहते हैं। तो लिखेंगे जायरे नदी पर, जायरे नदी पर छिप्रिका देखने को मिलती है। छिप्रिका जलप्रपात की श्रृंखला, जलप्रपात की श्रृंखला देखने को मिलती है। जलप्रपात नदियों की, जलप्रपात की श्रृंखला देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नाइजर नदी है, लिखेंगे। इसके अलावा पश्चिम अफ्रीका में नाइजर नदी, इसके अतिरिक्त पश्चिम अफ्रीका में नाइजर नदी, नाइजर नदी नेक्स्ट पॉइंट में। इसके अलावा पश्चिम अफ्रीका में नाइजर नदी, दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी, दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी, दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी, और मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी,
और मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी उल्लेखनीय है। जाम्बेजी नदी उल्लेखनीय है। ठीक है, बस। तो नदिया में जाम्बेजी और मोजाम्बिक और नाइजर तक जाएगा भी नहीं, उसको नील मिल गया, जायरे मिल गया, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वही जाएगा। कोई अफ्रीका महादेश में उसको शोध नहीं करना, लेकिन फिर भी जानकारी रखनी चाहिए कि नाइजर नदी भी कहाँ है, किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में है। आपकी मोजाम्बिक, मोजाम्बिक में कौन सी नदी है, तो जाम्बेजी। तो कहाँ है, ऑरेंज। इन सबको थोड़ा सा ध्यान करके रख लोगे तो अच्छा रहेगा। जायरे पढ़ ही लिए। जायरे में क्या है, छिप्रिका। छिप्रिका का मतलब जलप्रपात की एक श्रृंखला पाई जाती है। जायरे में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह बेसिक फैक्ट है जिसको याद करके रखना है। एकमात्र नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है और किस महादेश में है, अफ्रीका में है। अब अफ्रीका का नदी पढ़ लिए, झील पढ़ लिए, पर्वत पढ़ लिए, इसके बाद पठार, तो पूरा अफ्रीका ही पठारी क्षेत्र है, महाद्वीपीय पठार के रूप में भी उसको हम लोग जानते हैं। इसके अलावा अब आपको पढ़ना है उसका हवा, पवन, वो भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अफ्रीका में थोड़ा सा देख लें। सिराको, बिना सिराको का तो कक्षा अफ्रीका में समाप्ति नहीं होगी, तो लिखेंगे अफ्रीका की स्थानीय वायु में सिराको। सिराको जो लीबिया से चलती है, लीबिया से इटली की ओर चलती है, लीबिया से इटली की ओर चलती है, और इसे रक्त वर्षा के नाम से भी जानते हैं। इसे रक्त वर्षा के नाम से भी जानते हैं। इसे रक्त वर्षा के नाम से भी जानते हैं। इसे रक्त वर्षा के नाम से भी जानते हैं। किसे, सिराको को। किसे, टिक लगा लो, टिक। आपकी परीक्षा में कमीशन में पूछा जा सकता है कि रक्त वर्षा के नाम से निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को जानी जाती है। तो सिराको एक गर्म पवन है, सुन लीजिए। इसको अल्जीरिया में हम गिबली कहते हैं और मिस्र में इसको खमसिन के नाम से जानते हैं। लीबिया में इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिराको। लीबिया से इटली की ओर चलती है तो इसको रक्त वर्षा। अल्जीरिया में इसको गिबली और मिस्र में इसे हम खमसिन के नाम से जानते हैं। लेकिन सब क्या है, सब एक ही है, जिसका स्थानीय अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है कैसा वायु, तो गर्म वायु है। कैसी वायु है, तो गर्म वायु। तो लिख देंगे इसे अल्जीरिया में, इसे अल्जीरिया में गिबली, इसे अल्जीरिया में गिबली, इसे अल्जीरिया में गिबली, इसे अल्जीरिया में गिबली और मिस्र में, और मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है। और मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है। मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है। मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है। किसको, दूसरा वायु है जो वो भी गर्म हवा है, सहारा मरुस्थल में बहती है और इसको डॉक्टर वायु कहते हैं। ये हवा जो चलती है तो कितने की ठेहुना की दर्द ठीक हो जाती है, तो इसको कैसा पवन कहते हैं। तो डॉक्टर वाला काम करेगा तो क्या कहेंगे, कुछ हवा ऐसी चलती है कि पुराना दर्द उखड़ जाता है। नहीं कहते हैं कि पुरवाही चल रहा है, पुराना दर्द को उखाड़ेगा। यदि किसी का हड्डी उड्डी टूटा रहता है तो उस हवा के चलने से उसका दर्द क्या होता है, ये हवा है जो पुराने दर्द को, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको डॉक्टर वायु कहते हैं। तो लिखेंगे हरमट्टन वायु। दूसरा है वायु, दूसरा वायु है हरमट्टन, हरमट्टन वायु, हरमट्टन।
यह भी गर्म हवा है जो सहारा मरुस्थल से, यह भी गर्म हवा है जो सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है। सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है। सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है। और इस पवन को डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। और इस पवन को डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। इस पवन को डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। इस पवन को डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। किस पवन को? ठीक है, लास्ट है, लास्ट पवन लिख दो, बर्ग पवन। बर्ग पवन, बर्ग या ड्रेकनबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से नीचे उतरता है। माने पर्वत से नीचे उतरने वाला ये वायु है। पर्वत से नीचे उतरने वाला वायु है कौन सा? बर्ग। कौन सा है? बर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट। अब अफ्रीका की जनजाति लिखिए। अफ्रीका में जनजाति बहुत है, इसलिए अफ्रीका कहा भी जाता है कि अफ्रीका विकास इसलिए नहीं कर पाया कि वहां ट्राइब्स अधिक है और ट्राइब्स के बीच आपसी क्लैश बहुत है, जिससे राष्ट्र राज्य की संकल्पना का सही ढंग से विकास नहीं हो पाया। जब भी कोई देश अपनी उपजाति, जाति और धर्म और उसके संप्रदाय पे बल देगा तो वो देश कभी भी राष्ट्र के रूप में मजबूत नहीं हो सकता है। भारत का भी राष्ट्र राज्य की संकल्पना कमजोर अवस्था में क्यों है? क्योंकि हम अपनी पहचान भारतीय के नाम से कम और अपनी जाति के नाम से हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने धर्म के नाम पे हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, और उसके कारण राष्ट्र राज्य की संकल्पना क्या है? कमजोर है। एक छोटा सा इलेक्शन होता है, ठीक है कि नहीं, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। थ्री टायर सिस्टम हमारे यहाँ है। लोकसभा, इसके बाद विधानसभा और तीसरा है पंचायती राज। तीनों टायर संवैधानिक है और तीनों सिस्टम में हम लोग योग्यता, उसके अनुभव, ठीक है, उसकी दक्षता, उसके नेतृत्व कौशल, उसके व्यक्तित्व शैली, उसके आर्थिक पक्ष, इन सब पर ध्यान न देके किस पर ध्यान देते हैं? आइयो, कौन जाति के छे, पहला यहीं से शुरू होता है। कौन धर्म का? धर्म तो खैर पता चल जाता है, लेकिन कई बार आजकल तो नया नया नाम हो गया, अंशुल सावर्ण, अब पते नहीं चलेगा। तो पहले लोग उसका क्या करते हैं? ठीक है कि नहीं, सिस्टम में भी, हम तो सिस्टम के ही भाग हैं, सिस्टम में भी पहले यही पता लगाता है कि कौन जात का है। तो जात पर बात कीजिएगा तो कभी आपका विकास होगा, ऐसे ही रहिएगा हमेशा। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए, फिलहाल क्या लिखेंगे? ठीक है, पिग्मी जनजाति। कौन जनजाति है? पिग्मी जनजाति। अफ्रीका में महत्वपूर्ण जनजातियों में है पिग्मी। देखो, एक तो महिला सब है जो जाति पे वोट नहीं देती है। ये तो बड़ी मतलब कठिन है कहना कि ये लोग किसको वोट देती है। बात समझ में आ गया कि नहीं? तुम कह के आओगे कि फल्ला के आहा के अनुसार हम फल्ला के दे दे, ठीक है कि नहीं? अंदर जाके उनको जो मन में आएगा उसी को वोट देती है। इसी को कहते हैं साइलेंट वोटर। तो हुल्ले रे रैली वाला में तो हुल्ले रे लोग उसको तो देखा, बाप रे, लहर चल रहा है, लहर पेप्सी आ लहर थम्सअप अंदर से चल रहा है, वो लहर कोको कोला ओकरा क्यों नहीं पहचान रहा है? आगे चलिए, पत्रकार और मीडिया बंधु को भी कौन मिलता है? ये मिलता है, ठीक है कि नहीं? ये नहीं मिलती। तो ये नहीं मिलती है तो उसका आकलन भी क्या होता है? गर्व हो जाता है, क्योंकि ये साइलेंट वोटर है। ये किनको देगी ये कहना बड़ा कठिन होता है। आगे लिखो फिलहाल, ठीक है कि नहीं? क्या है हम लोग? हाँ,
हम लोग थे पिग्मी, सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है पिग्मी, तो लिखिएगा पिग्मी, ठीक है, पिग्मी। या कांगो बेसिन की जनजाति है, लिखा हुआ है सब आपकी कॉपी में, पूर्व की कॉपी में। या कांगो बेसिन की जनजाति है, अफ्रीका के कांगो बेसिन की जनजाति है। दूसरा, सब तो लिखा ही हुआ है इसमें। फुलानी लिखा ही हुआ है, नाइजीरिया की जनजाति है, लिख लो फटाफट। फुलानी, फुलानी नाइजीरिया की जनजाति है। फुलानी नाइजीरिया की जनजाति है, जो पशुपालन और कृषि दोनों करता है, जो पशुपालन और कृषि दोनों करता है। मसाई, मसाई केन्या की जनजाति है, केन्या और तंजानिया की जनजाति है, पशुपालक। केन्या और तंजानिया की जनजाति है पशुपालक। ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि पशुपालन क्या होता है और पशुपालन का लेकिन प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? श्वेता, पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? हिस्ट्री पढ़े है ना, तो बताइए। पल्लवी, वाह, प्रकाश जी, हाँ, आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण मिला, जबकि कृषि का प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से मिला और भारत में लहुला देव से मिला। क्वेश्चन दो है, एक भारतीय महाद्वीप पूछा तो मेहरगढ़ है, एक भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछा तो लहुला देव है। लेकिन पूछता है बीपीएससी, इसके पास क्वेश्चन बैंक भी है, उसमें मेहरगढ़ ही है। भारतीय उपमा बीपीएससी 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राचीनतम कृषि का प्रमाण। बैठ जाइए, ठीक है, लाइट वाइट जला लो बाबू, सब जला दो। हाँ, तब तो याद रखिएगा कि भारतीय पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ और बागोर से मिलता है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ हैं, मसाई जनजाति पशुपालक है। इसी क्रम में एक बुशमैन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कालाहारी मरुस्थल में चींटी खाता है, चींटी को भूज कर खाते हैं, घुमंतु है ये, एक ऐसी जनजाति है, घुमंतु है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बोत्सवाना में जो स्थित है। अभी लिखे भी है तो लिखेंगे बुशमैन, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है, जो बोत्सवाना में स्थित है, जो बोत्सवाना में स्थित है, ठीक है। घुमंतु जनजाति है, घुमंतु जनजाति है, ये कैसी जनजाति है? घुमंतु, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ अफ्रीका क्या हो गया? समाप्त। लेकिन लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बूस्टर फैक्ट। तो मैं तो तरसों ही बताया था आपको कि जितना आप एशिया पढ़े उसमें रेस्ट आपका महादेश आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो अफ्रीका में हम इतने बिंदु को याद करके संपूर्णता से पढ़े, ठीक है कि नहीं? कुछ बिंदु को छोड़कर जो यूपीएससी के बिंदु पे काम देगा, जो आपके बस का अभी तत्काल नहीं है, पहले जो तत्काल आपके बस में लगता हो उसको, उस पर काम कीजिए, अपने प्रतिभा और क्षमताओं को पहचानिए और उस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। जो इन लोग को थोड़ा बहुत दिखाई देता है मेहनत वहनत, लेकिन 10 लोगों को छोड़कर और कोई मेहनती आचार्य जी को की ओर मैं देखा हूं तो नजर ही झुका लिया है, ठीक है कि नहीं? कि सर हमको माइनस से करके चलिए, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु मेहनत झलकता है, मेहनत और प्रतिभा जो है क्या है? झलकता है, वो हुलुक हुलुक करने लगता है, बात समझे? वो डब्बा में बंद नहीं रहता है, न मेहनत न प्रतिभा न योग्यता, इस बात को ध्यान में रखना।
और कभी ना कभी पढ़ा हुआ चीज वो काम आ ही जाएगा। जब आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, हमारा यदि 6-7-8 महीने का संपूर्णता से कोई कार्यक्रम कर लिए हो तो कोई भी परीक्षा यूपीएससी के फाउंडेशन तक का परीक्षा आप आराम से पीटी भी आप निकालने की क्षमता डेवलप कर लीजिएगा। लेकिन उसको पचाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। अभी ये बच्ची मिली, क्या नाम था जी तुम्हारा? गोल्डी, हाँ गोल्डी। ये बच्ची अभी बहुत दिन पे इसको हम देखे, हम कहे क्या जी कहाँ हो, तो कहती है सर आपके आशीर्वाद से मास्टर हो गए सर हम। ठीक है, कब बीपीएससी में, कब जमाने में 2-4 साल पहले पढ़ती थी, कभी बीपीएससी की टीचर की तैयारी की नहीं। अरे बीपीएससी का जो तैयारी कर लेगा उसको मास्टरी में तो ऐसे ही हो जाएगा, 80-90 नंबर तो यूं ही ले आएगा साहब। लेकिन पहले उसको फिर पचाना। अब ऐसा नहीं है कि बहुत तेज थी, ठीक है अपना रेगुलर अपना काम हम कहे की मेहनत करेगी तो अब कमीशन की तैयारी करेगी। आदमी का महत्वाकांक्षा क्या होता है, वो तो जागृत हो जाता है, ठीक है। और प्रतिभा रहे तो जागृत होना भी चाहिए, ठीक है, बैठो, ठीक है। तो प्रतिभा रहे तो जागृत होना भी चाहिए। यदि आपको लगता है कि मास्टरी के बाद हम में प्रतिभा है तो और मेहनत करो। तो सर आप 35 साल के हो तो क्या हुआ, 40 साल तक हो दे सकते हो, 2 साल है ना, 3 साल है ना, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाओ, आगे लिखो। प्रकाश जी आपका एज अभी 35 नहीं हुआ है, कितना हुआ है? पकठाया हुआ तो आप लगते हैं, लेकिन कितना है? यार 22 साल, बाप रे बाप, इतना अच्छा समय है, ये तो ऐसे ही अफसर बन जाएगा। इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा दिमाग है, ठीक है, मेहनत करते हो ना। हाँ चलो आगे। जो पढ़ाते हैं वो पछता है कि नहीं पछता है? थोड़ा थोड़ा पछता है, बहुत नहीं पछता है, अपने कहता है बहुत नहीं पछता है। अच्छा उसको बार बार उठो और कॉपी एक बार रिवाइज करो, तब ना गिबली याद रहेगा, खमसिन। छोड़ दोगे तो गिबली या खमसिन पर्वत का नाम था लगता है, जनजाति था, जनजाति, सब तो एक ही टाइप का लगता है। याद रहेगा तो क्या रहेगा, याद रहेगा तो सिराको, रक्त वर्षा, गिबली, खमसिन एकदम शब्द सह बोलिएगा। नहीं कि लीबिया से इटली तक चलती है, रक्त वर्षा कहलाती है। दूसरी तरफ आपकी यह अल्जीरिया में यह किस नाम से जानी जाती है, तो गिबली नाम से। मिस्र में यह खमसिन के नाम से जानी जाती है। यह स्थानीय पवन है जो गर्म वायु है। क्या है इतना याद कर, ठीक है कि नहीं। कई तथ्यों की तो लगातार पुनरावृत्ति हो रही है साहब। बुशमैन, कालाहारी, नहीं ये सब क्या है, ये सब की पुनरावृत्ति अभी कुछ दिन पहले भी लिखाए हैं। महत्वपूर्ण, विश्व की महत्वपूर्ण जनजाति, विश्व की प्रमुख हवा, स्थानीय पवन, गर्म पवन, ठंडा पवन, सब पवन तो लिखा हुआ है। रिवाइज करो ना, रिवाइज। आगे लिखिएगा, लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, सबसे पहले बूस्टर फैक्ट में लिख देंगे लॉन्ग के लिए अफ्रीका का, लॉन्ग के लिए, लॉन्ग लॉन्ग नहीं समझते हो, लॉन्ग के लिए अफ्रीका का, लॉन्ग के लिए अफ्रीका का जंजीबार, जंजीबार, अपेम्बा द्वीप, अपेम्बा द्वीप, पेम्बा द्वीप महत्वपूर्ण है, पेम्बा द्वीप महत्वपूर्ण है। एक दिन आप लोग को अन्य बातों में बताए थे कि विश्व का सबसे अधिक तापमान 59 डिग्री रहता है वहां। हम लोग 42 में ही क्या है, पस्त पस्त है। अब 42 में 17 डिग्री और जोड़ो, वाह, देखो तो डर गया बेचारा। अच्छा इंडिया में नहीं होगा, चिंता मत करो, लेकिन 50 तक तो इंडिया में भी चला गया है। अब अभी दिल्ली में मैं था 3-4 दिन पहले, 48 डिग्री था, ठीक है कि नहीं। हालांकि ज्यादा बाहर रहने का अवसर नहीं मिला, ठीक है कि नहीं, लेकिन तुम रूम से तो कहीं ना कहीं से निकलोगे, गाड़ी में बैठोगे, 2-4 मिनट भी तो बाहर होगे, उसी में समझ में आ गया कि 48 डिग्री का उष्णता क्या है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं यहीं पे बहुत संघर्ष करता हूं, यहाँ पे मैं वो बहुत कष्ट में रहता हूं। लेकिन यहां से, इस रूम से जैसे ही मैं बाहर जाता हूं, जो भौतिक सुविधाएं हैं वो हमें हर स्तर पे प्राप्त होती है, बात समझा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो तो तुम लोग थोड़ा बहुत पंखा उंखा लगा दिए हो तो सुख मिल रहा है तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो कोई फर्क हम पे नहीं पड़ता है। आगे लिखोगे, याद रखोगे कि लौंग कहाँ मिलता है सबसे अधिक, कहाँ मिलता, पेम्बा द्वीप और जंजीबार।
ठीक है, अब ये नहीं पूछना कि सर ये लॉन्ग क्या होता है, तब मैं बेहोश हो जाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अरे आज सुबह में एक लड़का पूछा सर समाधान क्या होता है। हम कहे तुम्हारे प्रश्नों का मैं जवाब दे दूंगा, यही समाधान है। नहीं समझे, कहते हैं ना समस्या समाधान, समस्या में ही समाधान निहित है। तो बच्चा समस्या तो कुछ समझा लेकिन समाधान नहीं बुझा। हम क्या किए ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का लड़का को जीवन में पहली बार हमने बताया कि समाधान क्या है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि हमारी शिक्षा व्यवस्था या आप मास्टर या उडवी मास्टर क्या दे रहे हैं, क्या देंगे, वो समझ में हमको आ गया। तो मैंने हमसे पूछा समाधान क्या होता है सर। हमने कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का यह जवाब मैं दे दूंगा, ये तुम्हारे लिए क्या है। आशा है समझ के आगे लिखो। इसलिए पूछने के लिए कोई सर लॉन्ग क्या होता है, तो इसके बाद तो बेहोश होंगे। ठीक है, आगे लिखिए। ऐसा लगता है कि पहली बार लॉन्ग शब्द ही सुना है, हालांकि सब लोग, महिला लोग तो सुनी ही होगी लॉन्ग। ठीक है, लौंग इलायची, ये तो बचपन से आप लोग सुने होंगे, खाना पकाने के शौकीन हैं। ये और बात है कि मजबूरी में पकाते हैं। आगे लिखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, कांग्रेस राहुल जी लाख बोल रहे, लेकिन ग्रामीण स्तर पे महिलाओं के लिए मोदी की सरकार ने जो किया उसको ग्रामीण महिला भूल नहीं सकती है। उस धुआं के चूल्हे से मुक्ति दिलाया गया, ठीक है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नहीं तो क्या स्थिति रहती थी ग्रामीण महिलाओं की। वो गांव की महिलाओं से पूछो, तुम लोग तो अब शहर की महिला हो गई हो ना। तुम लोग का एम्बिशन, तुम लोग का डिजायर सरकार से अलग होगा। तुम लोग का डिजायर होगा कि नीतीश कुमार जी बोले कि नहीं बोले 10 लाख नौकरी, और 10 लाख में के लाख टीचर, के लाख बीडीओ, के लाख नहीं, मैंने मेरे ऐसा नहीं कि 10 लाख में कह दे 1 लाख डॉक्टर 1 लाख डॉक्टर हम बन ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा नौकरी, ऐसा उद्घाटन करके क्या होगा। मैंने अपना इंटरेस्ट देखिएगा, ठीक है कि नहीं? तो आशा है समझ गए होंगे कि सब वर्ग जो है अपना अपना क्या देखता है, इंटरेस्ट देखता है कि सरकार ने हमारे लिए अब तक क्या किया, ठीक है कि नहीं, और सरकार हमारे लिए भविष्य में सरकार को और क्या करना चाहिए। महिला का अलग इंटरेस्ट है, पुरुष का अलग इंटरेस्ट है, करना भी चाहिए। आगे लिखो, ठीक है, क्या लिखे? मैं अभी दिल्ली में था, तो दिल्ली में मैं बहुत से पूछा, मैंने देखा भी कि देखो केजरीवाल कुछ किया हो या न किया हो, बिजली या पानी, इस बिंदु पे उसका जो काम है निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है कि फ्री में एक लिमिट में जाकर के फ्री में बिजली और पानी वो मुहैया कराता है गरीब से गरीब को, और मध्यम वर्ग जिसके कम आय हैं वहां पे तो वो नहीं, तो इसी के लिए उसको अलग से 1200, 1500, 2000 रुपया देने पड़ते थे। और जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास तो 100 रुपया बहुत है। 100 रुपया भी बचत किसी चीज में हो जाए तो वो उसको काट करके फिर दूसरे मत पर खर्च करता है, ठीक है कि नहीं? तो आशा है समझ रहे होंगे। तो लिखिए, सबका अलग अलग योगदान है भारतीय राजनीति में, सबका अलग अलग योगदान है। कांग्रेस का अलग योगदान है, आज देश इतना बढ़ा तो उसमें कांग्रेस की ही विशिष्ट उपलब्धियां हैं, ठीक है कि नहीं? मोदी साहब का अलग योगदान है, देश की जितनी बड़ी समस्या थी उसको एक झटके में समाप्त कर दिया, ये उनका योगदान है। ग्रास रूट पर जो उनके काम है 2-4 वो अविस्मरणीय है, ठीक है कि नहीं? तो सबका अपना अपना क्या है, सबका अपना। राष्ट्रीय जनता दल का अपना काम है, सामाजिक न्याय, पिछड़ों को आवाज, सत्ता के व्याकरण को परिवर्तित करने में जो राष्ट्रीय जनता दल का भूमिका रहा वो किसी अन्य की भूमिका नहीं रही। जनता दल यू का अलग काम है, महिलाओं को शिक्षा और आवाज देने में आज यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री के शुक्रगुजार होना चाहिए आपको। सबका अलग अलग क्या है, सबका अलग अलग भूमिका, और सबका होना भी, यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है कि सभी दल अलग अलग रूपों में क्या करता है, इसलिए सभी दल को मौका भी मिलते रहना चाहिए। आगे लिखो, कमेंट, निष्कर्ष होता है ना, तो सबका निष्कर्ष निकाल दिए ना। क्या निष्कर्ष निकाले? कि सबकी उपलब्धियां हैं, और अंत में लोकतंत्र की ब्यूटी क्या है कि सबसे अच्छा दक्षिण भारत के लोग होते हैं। हर 5 साल पे, हाँ ठीक है बहुत अच्छा काम किया, इस बार आराम कीजिए, 5 साल फिर इसको मौका दे रहे हैं।
तो उससे दक्षिण भारत का विकास क्या है, ज्यादा होता है। आगे लिखो सर, तो पहले ना भाषण देते, अब तो निकल गया हम लोग का वोट। चलिए आगे लिखिए। ठीक है, आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? जी, लौंग, अभी तुम लौंगे पे हो। और एक बात तुमको बता दें, नाड़ी हो समझ लो, कोई बाबा संत ये सब लौंग दे तो मत लेना। सब बात समझा दिए। अब जानो तुम लोग, और जानो तुम लोग का काम। आगे लिखो, उसमें वशीकरण का मंत्र भी होता है। आगे लिखो। सर हम लोग को देगा तो अरे यार तुम लोग ले लेना, ठीक है। अब सब एक दूसरे से पूछ रही तुमको कोई दिया था क्या? चलिए, दो पॉइंट नंबर 2, कागज बनाने वाला एस्पेरेटो घास। कागज बनाने वाला एस्पेरेटो घास। कागज बनाने वाला एस्पेरेटो घास। एस्पेरेटो घास उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट, मकर रेखा को 2 बार काटने वाला नदी का क्या नाम है? लिम्पोपो। वो भी अफ्रीका में। मकर रेखा को 2 बार काटने वाला, मकर रेखा को 2 बार काटने वाला नदी का नाम लिम्पोपो है। लिम्पोपो है। लिम्पोपो है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान। 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 विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बर्ले। किम्बर्ले। किम्बर्ले खान दक्षिण अफ्रीका में। किम्बर्ले दक्षिण अफ्रीका में। किम्बर्ले दक्षिण अफ्रीका में। टिक लगा लो। अफ्रीका में ट्रांसवाल का क्षेत्र और जोहान्सबर्ग सोना के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका में ट्रांसवाल का क्षेत्र और जोहान्सबर्ग और जोहान्सबर्ग और जोहान्सबर्ग सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोना मतलब सोना, गोल्ड। ऐसा नहीं कि सोना मतलब सोना, ठीक है। तो क्या, और लास्ट है, ये जल संधि नहीं भूलना, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इसे भूमध्य सागर का द्वार के रूप में जाना जाता है। इसे भूमध्य सागर का द्वार के रूप में जाना जाता है। किसे? जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को किस रूप में जानते हैं? हो गया। जिब्राल्टर के बाद चलते हैं आपको लेकर कहां? अफ्रीका महाद्वीप समाप्त हो गया। अब आइए उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका, चलिए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अब हम लोग चलते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका, ठीक है। आकार के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा महादेश है, लिखेंगे। आकार के दृष्टि से या क्षेत्रफल के दृष्टि से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि जनसंख्या में चौथा, जबकि जनसंख्या में चौथा। जनसंख्या में चौथा, चौथा। मक्का और गेहूं उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। मक्का, मक्का और गेहूं उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, नोट में लिख देंगे, नोट में लिख देंगे। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी का क्षेत्र गेहूं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गेहूं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गेहूं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, तीन ही कंट्री की बात करेंगे। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। तीन ही कंट्री है मेन। कौन कौन? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। उत्तरी अमेरिका मतलब अमेरिका और कनाडा को 49 डिग्री समानांतर रेखा बांटती है। जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में है, पढ़े हैं ना, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, सब एक दिन बताए भी थे। कोको, ठीक है कि नहीं, पाक जल संधि, डिफरेंट डिफरेंट जो बांटती है उन सबको ध्यान में रखिएगा। वो सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में 49 डिग्री भी उल्लेखनीय है। तो 49 डिग्री किसको किसको काटती है, किसके किसके बीच में है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लिखो ना। 49 डिग्री किसके किसके बीच है प्रभात जी? 100 डिग्री। अमेरिका बहुत बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। तो अमेरिका, इंडिया है 7वां। तुम यूरोप का मैप देखिएगा तो रूस सबसे बड़ा। तो रूस लगता है बाप, अब भारत लगता है छोटा सा, 7वां है, ठीक है। और भारत से भी कई गुना बड़ा कौन है? अमेरिका है। अमेरिका 2 भागों में बटा है, और वो 2 भाग में कौन बांटता है? हम लोग भी बटे हैं ना, उत्तर और दक्षिण भारत। हमारा उत्तर और दक्षिण भारत को एक पर्वत है, एक नदी बांटती है। कौन सी पर्वत है, कौन सी नदी बांटती है बताओ, पढ़ाए है ना? बिंद पर्वत, वेरी गुड। नर्मदा नदी। ठीक उसी तरह से इसको अक्षांश रेखा बांटता है 100 डिग्री। तो लिखिए 100 डिग्री अक्षांश रेखा, या 100 डिग्री, 100 डिग्री अक्षांश नहीं, 100 डिग्री देशांतर, 100 डिग्री देशांतर अमेरिका को 2 भागों में विभाजित करता है। अमेरिका को 2 भागों में विभाजित करता है। अमेरिका को 2 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। अमेरिका को 2 भागों में विभाजित करता है। पहला पूर्वी अमेरिका, दूसरा पश्चिम अमेरिका। पूर्वी अमेरिका और पश्चिम अमेरिका।
पूर्वी अमेरिका और पश्चिम अमेरिका, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, अति महत्वपूर्ण है। अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है कौन? मैक्सिको की खाड़ी। ये तो हुआ गल्फ कि सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, जैसे गल्फ और बे, बे मुहाना को कहते हैं। सबसे बड़ा मुहाना है, सबसे बड़ा वे है हडसन की खाड़ी, वो भी अमेरिका में ही है। जैसे महासागर, सबसे बड़ा क्या होता है? महासागर होता है। महासागर में क्या होता है? जिसका कोई ओर छोर नहीं होता है, लेकिन सागर में ओर छोर है, जिसका एक भाग महासागर से जुड़ा है। तो महासागर के बाद क्या होता है? सागर। सागर के बाद होता है वे, BAY। बे के बाद होता है गल्फ, जिसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। इसका होता है बाइट, और इसका होता है क्रिक। सर क्रिक विवाद नाम सुना होगा कि सर्टेन संकीर्ण गलियारा के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिक कहते हैं। और सर क्रिक विवाद कहां है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। किस राज्य में है? तो गुजरात का ये दलदली क्षेत्र है। तो ये आपका जलीय क्षेत्र में क्या है? विभाजन है। महासागर, सागर, वे, गल्फ, ब्लाइट एंड ग्रीक। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, वो भी लिख लो कॉपी के ऊपर में। आकार और गहराई के आधार पर, आकार और गहराई के आधार पर, नोट में लिख दो, नहीं तो लाल कलम से लिख देना। आकार और गहराई के आधार पर घटते हुए क्रम में जलराशि को देखा जा सकता है। घटते हुए क्रम में जलराशि को देखा जा सकता है। तो सबसे बड़ा जलराशि क्या होता है? महासागर। वर्टिकल लिख देना, वर्टिकल। बच्चा प्रकाश बाबू वर्टिकल लिख दीजिएगा। सबसे बड़ा है महासागर। देखते हो कितना अच्छा नोट्स भेजता है, PDF। देखती हो ना तुम लोग? सुधार उधार कर लेती हो ना, कि ये नहीं ना कि ऐसा ऐसा हम लोग कितना देखे हैं, ठीक है कि नहीं? तो पहला है महासागर, दूसरा है सागर, ठीक है। जैसे दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा सागर में से है। जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, पढ़े है ना भाई? तू तो ऐसे देख रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार दक्षिण चीन सुना है, प्रशांत सुन रहे हो, ठीक है कि नहीं? तीसरा वे, वे जैसे हम लोग का बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी सबसे बड़ी है। वे में लिख दो, हडसन की खाड़ी सबसे बड़ी। गल्फ, गल्फ में लिख दो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी। मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी। बाइट, उससे छोटा है बाइट, बाइट BIGST, BIGST। बाइट, ऑस्ट्रेलिया का बाइट सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का बाइट सबसे बड़ा है। क्रीक, उससे छोटा है क्रीक। देखो ज्योग्राफी में PhD है, हमको लगता है पहली बार ये बात समझी होगी कि आकार और गहराई के दृष्टि से जो जलराशि है उसका घटता हुआ क्रम क्या होता है। क्या पहली बार ही लिखी होगी तुम, ठीक है कि नहीं? सबसे बड़ा महासागर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा क्रीक, सर क्रीक गुजरात, सर क्रीक गुजरात लिख लो। सर क्रीक गुजरात, सर क्रीक गुजरात, ठीक है।
झाजी पन्ना गिन रहे हैं, खूब बढ़िया से गिनिए पन्ना। सर क्रिक किस दो देश के बीच विवादित है? तो इसको याद रखिएगा। ये अभी हम लोग अमेरिका में हैं, और अमेरिका में चर्चा आ गया किसका? हडसन और मैक्सिको की। तो इसकी चर्चा आपके समक्ष मैंने कर दिया। ठीक है, आगे लिखिएगा। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच डेविस जल संधि, कनाडा और कनाडा और कनाडा और डेनमार्क के बीच डेविस जल संधि, डेविस जल संधि है। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। ठीक है, याद रहे विश्व का सबसे बड़ा और गहरा कैनियन, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा कैनियन, ग्रेट कैनियन, ग्रेट कैनियन, ग्रेट कैनियन है, जो किस नदी पर है? कोलोरेडो नदी पर है। जो ग्रेट कैनियन कोलोरेडो नदी पर है। कोलोरेडो नदी पर है। नेक्स्ट, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है, जो ईरी और ओंटारियो झील के बीच, जो ईरी और ओंटारियो झील के बीच, ईरी और ओंटारियो झील के बीच ईरी और ओंटारियो झील के बीच। अभी आपको अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के झीलों के विषय में बताएंगे, पहले इन बातों को लिख लो। याद रहे, याद रहे कि विश्व का सबसे बड़ा गीजर, विश्व का सबसे बड़ा गीजर ओल्ड फेथफुल गीजर है, ओल्ड फेथफुल गीजर है, ओल्ड फेथफुल गीजर है। क्या नाम है? हम कह रहे ओल्ड है तो वो तो राष्ट्रीय उद्यान है। ओल्ड फेथफुल गीजर है, वो अपने आप में सबसे बड़ा है नाम। अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताओ। अभी बताई है वो, येलोस्टोन नेशनल पार्क है। पहले भी मैं बताया हूं, येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। आप लोग को एक दिन बताए थे कि जहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलेगी, वहां प्लैंकटन का निर्माण होगा और मछली का संग्रहण केंद्र, बैंक बनेगा। न्यू फाउंडलैंड का तट, जहां गर्म और ठंडी जलधारा कनाडा में ही है, और वहां एक बैंक का निर्माण होता है जिसको हम ग्रैंड बैंक कहते हैं। उसको याद रखिएगा। तो लिखेंगे कनाडा के न्यू फाउंडलैंड तट, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड तट, तट न्यू फाउंडलैंड तट मत्स्य संग्रहण का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मत्स्य संग्रहण का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र है।
ठीक है, दो बैंक को नहीं भूलिएगा, ग्रैंड और डागर, ये दोनों बैंक किस लिए जाना था? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों बैंक मत्स्य संग्रहण क्षेत्र है। बैंक जब भी है तो वहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आकर मिलती है और प्लैंकटन का क्या करती है? निर्माण करती है, जो मछली का प्रिय भोजन है। आपने प्रशांत महासागर का, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, गर्म जलधारा ठंडी जलधारा, दक्षिणी का गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की सबसे गर्म जलधारा और सबसे चर्चित कौन है? आए थे ना, कौन है? आप लोग आराम कर लीजिए, आप लोग को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप लोग को आराम की जरूरत है। कौन सा दिमाग भगवान दिए हैं पता नहीं है। इतना बार अल्नीनो जो है पूरे कक्षा में 40-50 बार बोलते हैं कि दक्षिण प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा अल्नीनो भारतीय मानसून प्रभावित, ये पूरे भूगोल में शुरू होता है मानसून से और लास्ट तक बोलते हैं, फिर भी वही हाल है। ठीक है कि नहीं? क्या पढ़िएगा आप लोग साहब, एक छोटी सी बात नहीं बता सकते हैं। ठीक है कि नहीं? मूड खराब करते हैं। आगे लिखिए, क्या लिखे? कनाडा का न्यू फॉलैंड तट हो गया। सारी बात हम तो अभी प्रीवियस डे के बातों को ही आपके समक्ष रख रहा था, तो उसमें आपको इतनी समस्याएं हैं। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए, भूलेंगे नहीं। विश्व का सबसे बड़ा सोना की खान ओंटेरियो, विश्व का सबसे बड़ा सोना की खान ओंटेरियो कनाडा में है। कनाडा में है, ओंटेरियो कनाडा में, ओंटेरियो कनाडा में है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में 5 प्रमुख झील है। उत्तरी अमेरिका में 5 प्रमुख झील है, जिसे सामूहिक रूप से होम्स कहते हैं। जिसे सामूहिक रूप से होम्स कहते हैं, होम्स, जिसे सामूहिक रूप से होम्स कहते हैं। पहला ह्यूरॉन, पहला ह्यूरॉन्स, ह्यूरॉन लिखो ना, ह्यूरॉन, ह्यूरॉन। दूसरा ओंटेरियो, ओंटेरियो, ओंटेरियो। तीसरा मिशिगन, मिशिगन। एकदम 5 झील याद रखिएगा कमीशन के लिए, बीपीएससी पहले भी पूछा हुआ है। चौथा ईरी, ईरी। और 5वां सुपीरियर झील, 5वां सुपीरियर झील। तो होम्स हो गया ना, एस से एच ह्यूरॉन, ओ ओंटेरियो, एम मिशिगन, ई ईरी, एस। लेकिन कोड कब काम देगा? जब एक बार झील का नाम सुने हुए रहिएगा कि एम से मिशिगन, ई से ईडी, नहीं तभी ना काम देगा। एस से सुपीरियर, एस से एच से, एच से देखो ह्यूरॉन, ओ से ओंटेरियो। तो इसको टिक लगा लो, VBI है ये क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सुपीरियर झील, जो विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ब्रैकेट में लिख दो, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है। ठीक है, ये सारे झील एक खनिज के लिए प्रसिद्ध है और उस खनिज का नाम है लोहा। तो लिख देंगे यह महान झील लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। यह महान झील लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है।
लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। ठीक है। अमेरिका का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो है, जो मांस निर्यातक शहर के रूप में जाना जाता है। अमेरिका का सबसे बड़ा जंक्शन शिकागो है, जो मांस निर्यातक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अमेरिका में कैलिफोर्निया में मोहेब मरुस्थल है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मोहेब मरुस्थल है। मोहेब मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? मोहेब मरुस्थल है। कनाडा का विनीपेग विश्व का सबसे बड़ा गेहूं की मंडी है। विनीपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। गेहूं की मंडी है। गेहूं की मंडी। ठीक है। कौन सा? विनीपेग में। अब लिखेंगे अमेरिका की कुछ नदियों को लिख लीजिए। लिखिएगा अमेरिका की प्रसिद्ध नदियों में, उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध नदियों में सेंट लॉरेंस सबसे व्यस्त जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस सबसे व्यस्त जलमार्ग है। सबसे व्यस्त जलमार्ग है। ठीक है। कौन मार्ग है? जलमार्ग है। नदी हो गया, झील हो गया, मरुस्थल हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। और साथ में अब बचता है स्थानीय पवन। सब पढ़े भी हैं। चिनूक नाम तो सुना ही होगा, सांता आना। ठीक है कि नहीं? ये सब स्थानीय पवन है। इसके अलावा टॉर्नेडो, हरिकेन जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अभी पूर्वी तट पर कल न्यूज देख रहे होंगे तो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम है उसका? रेमल। क्या नाम है उसका? रेमल। अब परीक्षा के लिए आपको उसको याद रखना होगा। जो मैंने कहा भी है कि समसामयिक ज्योग्राफी पे नजर रखिए। आपका यूट्यूब लाइव पे 50 क्वेश्चन बनवाते ही रहते हैं, उसमें ये सब तथ्य जाता ही रहता है। तो अब चूंकि आज आया है, कल आया है, तो आज नहीं कल टाइप होकर जाएगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन फिर भी चर्चा में मैं ला दिया कि रेमल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो भारत में आया, पूर्वी तट पर आया है। तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा बंदरगाह? तो रेमल। कौन सा बंदरगाह है? तो रेमल। तो याद रखिए। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। स्थानीय पवन चिनूक। सबसे पहले लिखो चिनूक। चिनूक यह अमेरिका कनाडा की स्थानीय हवा है, जिसको लिखाए थे। क्या लिखाए थे? बताओ जी श्वेता, तुम तो एमए हो, ये सब तो भारी विद्वान है, तुम तो कम विद्वान हो। बोलो। लिखाए थे ना जी? हाँ, ये चिनूक किस लिए जा, इसका दूसरा नाम भी है, जैसे सिराको रक्त वर्षा। नहीं तो नीतीश कुमार तो है ही। बताओ नीतीश कुमार यूरोप का है, अमेरिका में है तो यूरोप बोलता है। चिनूक को हिम भक्षी पवन भी कहते हैं। हिम भक्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि हिम को पिघला देता है, हिम को खा जाता है, इसलिए इसको हिम भक्षी पवन भी कहते हैं। लिखेंगे इसे हिम भक्षी पवन भी कहते हैं। इसे हिम भक्षी पवन भी कहते हैं, क्योंकि गर्म है ना, तो पिघला देगा हिम को। जैसे ही यह पवन आती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो पवन के बर्फ क्या होगा?
इसलिए इसको हिमभक्षी कहते हैं। दूसरा है सांता आना, गर्म हवा है कैलिफोर्निया में, गर्म हवा कैलिफोर्निया में। गर्म हवा है कैलिफोर्निया में। कौन? सांता आना। सब लिखा हुआ, एक जगह लिखवाए थे, ठंडा पवन गर्म पवन। क्या प्रकाश जी, फिर भी भुला गया सब। अब वो आपकी परीक्षा में पूछता भी है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, गर्म हवा, स्थानीय पवन, ये सब कमीशन का हिट क्वेश्चन में से एक, कहीं ना कहीं आपको देता ही रहेगा। नहीं कीजिएगा तो ट्री तो चलिए रहा है, बीपीएससी भी 69वां 70वां 71वां 72वां, वो सब तो अपने टाइम पे आता ही रहेगा। जब तक कि उस मैच्योरिटी को नहीं प्राप्त कीजिएगा तब तक कठिनाई होगी, इसलिए समय रहते मैच्योरिटी लेवल को प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट हरिकेन, लिखेंगे हरिकेन। यह मैक्सिको की खाड़ी में उतरने वाला उष्णकटिबंधीय पवन है। हरिकेन टिक लगाओ। यह मैक्सिको की खाड़ी में उतरने वाला उष्णकटिबंधीय पवन है। उष्णकटिबंधीय पवन है, उष्णकटिबंधीय पवन है, उष्णकटिबंधीय पवन है। कौन? हरिकेन। नेक्स्ट टॉर्नेडो, टॉर्नेडो यह भी चक्रवाती पवन है। टॉर्नेडो शीतोष्ण कटिबंध का चक्रवाती पवन है। शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवाती पवन है जो प्रेरी क्षेत्र में आता है, जो प्रेरी के क्षेत्र में आता है, जो प्रेरी किस क्षेत्र में आता है? प्रेरी के क्षेत्र में आता है, प्रेरी के क्षेत्र में आता है। प्रेरी आपका घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में, पंपास घास का मैदान है दक्षिण अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका में है। हर जगह अलग अलग नाम से हम उसको जानते हैं, याद रखिएगा। हरिकेन और टॉर्नेडो चक्रवाती पवन है जिसको आपको बताया, एक इसमें उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। हरिकेन और टॉर्नेडो क्या है? शीतोष्ण है। नाम ही से स्पष्ट है, शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण दोनों क्षेत्र में है। नेक्स्ट, अमेरिका के कुछ प्रसिद्ध शहर हैं जो विभिन्न कारणों से चर्चित हैं और वो भी आपको जानना चाहिए, जैसे सिएटल वायुयान के लिए जाना जाता है, तो लिखेंगे अमेरिका के प्रमुख शहर में सिएटल। सिएटल वायुयान के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वायुयान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सिएटल वायुयान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स हॉलीवुड, इसे हॉलीवुड भी कहते हैं, मैंने फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स हॉलीवुड किसके लिए प्रसिद्ध है? ये फिल्म के लिए। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉइट बताओ? मोटर वाहन के लिए। डेट्रॉइट, अमेरिका का डेट्रॉइट मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है, मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए सबसे प्रसिद्ध है, इसको लोहा इस्पात की राजधानी भी कहते हैं, पिट्सबर्ग को। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और अंतिम है एक्रोन, एक्रोन रबर उद्योग के लिए जाना जाता है, रबर उद्योग के लिए जाना जाता है, रबर उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन? कौन? तो इन्हीं शब्दों के साथ उत्तरी अमेरिका क्या हो गए? समाप्त हो गए। उत्तरी अमेरिका जब समाप्त होता है, कोई भी अमेरिका या कोई भी महाद्वीप
अभी अफ्रीका समाप्त हुआ तो बूस्टर फैक्ट पढ़ें। पिछले दिन एशिया समाप्त हुआ था तो बूस्टर फैक्ट पढ़ें। आज हम उत्तरी अमेरिका को समाप्त करेंगे तो बूस्टर फैक्ट पढ़ेंगे। और बूस्टर फैक्ट में जैसे सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली किस लिए जाना जाता है? हम कहते हैं ना कि भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? बंगलोर। तो सिलिकॉन वैली मूलतः कहाँ है? अमेरिका में। तो लिखो बूस्टर फैक्ट में, सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को में है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। दूसरा, क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहते हैं। चीनी का कटोरा कहते हैं। रेड इंडियन और एस्किमो, रेड इंडियन और एस्किमो, रेड इंडियन और एस्किमो, रेड इंडियन और एस्किमो अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की मूल प्रजाति, मूल प्रजाति है। कौन प्रजाति है? मूल प्रजाति है। और विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा, और विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा, कैनेडी हवाई अड्डा अमेरिका में, अमेरिका में है। कहां है? अमेरिका में। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की, मतलब इस पार्ट की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और आज एक और महाद्वीप जो छोटा सा है, 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा, और वो है अंटार्कटिका। हालांकि क्रम के दृष्टि से हमें दक्षिण अमेरिका को पढ़ना चाहिए, तो कल हम लोग दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को पढ़ करके संपूर्ण भूगोल की समाप्ति की घोषणा कर देंगे और नए सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल तो हिस्ट्री में अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होने वाली है, जो आपकी परीक्षा के लिए सभी स्तरों पर सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है कि नहीं? अभी आज हमने भक्ति आंदोलन को पढ़ाया है, हालांकि वो भी समान अध्ययन के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। कल हम लोग सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, और भक्ति और सूफी के बाद दो पेरीफेरियल टॉपिक हैं, एक है विजयनगर और दूसरा है मराठा शिवाजी। तो हम लोग इसी सप्ताह मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर जाएंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। हम लोग लिखेंगे अंटार्कटिका। अब लास्ट आज देख लें, अंटार्कटिका छोटा सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। हालांकि अब 8वां महाद्वीप जियोलैंडिया भी हो गया है, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं कि 8वां महाद्वीप कौन सा है? जियोलैंडिया है। सबसे पहले अंटार्कटिका में क्या लिख रहे हैं? यह विश्व का सबसे ठंडा और शुष्क महाद्वीप है, जिसे हम लोग उजला महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि बर्फ से आच्छादित है, तो इसको हम लोग व्हाइट कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। तो लिखिएगा, यह विश्व का सबसे ठंडा, यह विश्व का सबसे ठंडा यह विश्व का सबसे ठंडा शुष्क शुष्क महाद्वीप है,
शुष्क महाद्वीप है जिसे उजला महाद्वीप भी कहते हैं। जिसे उजला महाद्वीप भी कहते हैं। जिसे उजला महाद्वीप भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि जो उजला महाद्वीप है वह आपका व्हाइट कंटिनेंट 98% एरिया जो है इसका किससे आच्छादित है? श्वेत महाद्वीप से आच्छादित है। तो लिखेंगे इसका 98% क्षेत्र बर्फ से आच्छादित है। बर्फ से आच्छादित है और इसका सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? विन्सन मासिफ। और इसका सबसे ऊंचा स्थल विन्सन मासिफ है। विन्सन मासिफ है। कौन मासिफ है? विन्सन मासिफ। ठीक है, नेक्स्ट। अंटार्कटिका महाद्वीप में एक जागृत ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका महाद्वीप में एक जागृत ज्वालामुखी है जिसे माउंट एरबस के नाम से जानते हैं। माउंट एरबस के नाम से जानते हैं। एरबस के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अंटार्कटिका मतलब दक्षिणी ध्रुव, आर्टिका मतलब उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पे हमारा 2 महत्वपूर्ण स्टेशन है। कौन कौन सा? या यूं कहिए कि 3 है। कौन कौन सा? सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है आपका दक्षिण गंगोत्री के बाद है मैत्री, अब मैत्री के बाद है भारती। ये आपका हमारा जो स्टेशन है उस स्टेशन को भी ध्यान में रखना होगा। तो लिखिएगा अंटार्कटिका ऐसे लिखो, अंटार्कटिका जलवायु अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है। जलवायु अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है। केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसी कड़ी में विभिन्न देशों ने अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। पहला दक्षिण गंगोत्री, वर्टिकल लिख लेना, पहला दक्षिण गंगोत्री। दूसरा मैत्री, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछे हुए हैं, मैत्री। और तीसरा भारती, एकदम क्रम से ही लिखा है कि पहला, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे पूछ देगा कि पहला, तो गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। अंतिम कौन है? तो भारती है, उसी तरह से लिखवा दिया। एक है हिमाद्री आर्टिक का अनुसंधान केंद्र है, कॉपी के ऊपर में लिख लोगे, कॉपी के ऊपर में, नहीं तो वहीं लिख दो, नोट में लिख दो, आर्टिक ध्रुव में या आर्टिक क्षेत्र का अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री। आर्टिक क्षेत्र के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है।
हिमाद्री है, अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, क्या है? हिमाद्री। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा एक पार्ट अंटार्कटिका का भी समाप्त हुआ। उसमें एक दो तथ्य और लिख लेंगे, जैसे जैव विविधता के दृष्टि से तो पेड़ पौधे तो है नहीं, कवक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कुछ कवक कुछ ब्रायोफाइटा जो आपके ठंडे क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। लेकिन जैव विविधता में एक पेंगुइन है जो अंटार्कटिका में ही देखने को मिलता है, तो लिखेंगे पेंगुइन। अंटार्कटिका का एकमात्र पक्षी है, प्राणी पक्षी है। पेंगुइन अमेरिका का एकमात्र पक्षी है। पेंगुइन अमेरिका का एकमात्र पक्षी है। ठीक है। पौधे के रूप में यहां अलगी फंजाई, पौधे के रूप में यहां अलगी फंजाई, अलगी फंजाई, अलगी फंजाई इत्यादि पाए जाते हैं, इत्यादि पाए जाते हैं। और ध्यान रखना कि यहां बॉस्टक, अंटार्कटिका में स्थित बॉस्टक झील का पता रूसी यात्री ने लगाया था। लिखेंगे यहां अंटार्कटिका में, यहां का मतलब अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में बोस्टक झील का पता, बोस्टक झील का पता किसने लगाया था? बोस्टक झील का पता रूसी यात्री बोस्टक ने ही लगाया था। रूसी यात्री, रूसी नहीं समझते हैं, जो रूस का रहने वाला रूसी, चीन का रहने वाला चीनी। ठीक है, रूसी यात्री किसने? बोस्टक ने लगाया था। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंटार्कटिका को, जो इसके बेसिक बिंदु हैं, अरे जब एक आध दो क्वेश्चन तो आएगा, उसको एशिया और अफ्रीका से फुर्सत मिलेगा तब न वो अंटार्कटिका में जाएगा, लेकिन फिर भी सभी पक्ष को पढ़ के जाना चाहिए। अब आपके पढ़ने के नाम पे 3 महाद्वीप बचे। एक दक्षिण अमेरिका, कोई हड़बड़ी तो है नहीं, इसीलिए कल देखेंगे हम लोग शाम में, ठीक है कि नहीं। एक दक्षिण अमेरिका, दूसरा आपका यूरोप, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। और ये तीनों उत्तरी अमेरिका की जैसा ही है, तीनों छोटा छोटा है। तो घंटा 1.5 घंटा में हम लोग इसको संपूर्णता से देख लेंगे और कल हम लोग भूगोल की समाप्ति की घोषणा कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की यह कक्षा जो 7 बज रहा है लगभग, समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। कुछ ही देर के बाद आपकी आज बहुत इंपॉर्टेंट समान अध्ययन के 60-70 फैक्ट हैं जो सभी विषयों से संबंधित है, जो आपकी कमीशन को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। उसे समय अंतराल में अपने YouTube लाइव पे तो सब जुड़ा हुआ है ही, सब्सक्राइबर में, क्योंकि सब में लिंक भेजते भी नहीं है, तो सब्सक्राइबर सब है ही, उस पर नोटिफिकेशन आ ही गया होगा। और मैंने भेज भी दिया है उसका नोटिस। तो 7:45 बजे, चूंकि कल मैं नहीं था तो कल कक्षा आपकी नहीं हुई थी, आज आपकी कक्षा होगी। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, बहुत बड़ा आत्मा। लाइट जला दो सोनो, खुश।